हमारे देश के अंदर संविधान सबसे ऊंची किताब मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है और वो जो बनाई गई है उसका बेसिस बहुत हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ वहां से देखा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो यूज करते हैं इसको लेकिन उन्हें समझ नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। डायरकी, डबल गवर्नमेंट, सो दीज टर्म्स आर यूज्ड मेनी टाइम्स, पर फिर भी स्टूडेंट्स को इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है। आज के लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता लगेगा। पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करोगे तो इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साल दर साल मल्टीपल एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 1599 के आसपास एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या मर्चेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें एशिया में जाके व्यापार करना चाहिए, खासतौर पे भारत में। 1600 में वो क्वीन से चार्टर साइन करवा लेते हैं, ब्रिटेन की क्वीन से। इंडियन पॉलिटी पढ़ना यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो उसके पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर संविधान सबसे ऊंची किताब मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है और वो जो बनाई गई है उसका बेसिस बहुत हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ वहां से देखा जा सकता है। फिर चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो गवर्नर जनरल की पावर्स बाद में प्रेसिडेंट की थ्रू एक्सरसाइज की जा रही हो, या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हो, ये सारी चीजें हमें तब समझ आएंगी जब हम प्रोग्रेसिवली समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसके अलावा ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके की टर्म्स नहीं पता होती, जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो यूज करते हैं इसको लेकिन उन्हें समझ नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। डायरकी, डबल गवर्नमेंट, सो दीज टर्म्स आर यूज्ड मेनी टाइम्स, पर फिर भी कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स को इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है। आज के लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता लगेगा। और तो और वो बोरिंग किताब से पढ़ने से बेहतर है कि आप इस लेक्चर को हमेशा तब रेफर करें जब भी पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करें, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करोगे तो इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साल दर साल मल्टीपल एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में यह सवाल पूछा गया, 2023 में फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, 2021 में भी सवाल पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल एग्जाम्स में ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। And that is why in this one video I will explain the entire constitutional development starting from 1773 का regulating act up to Indian Independence Act of 1947। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पहला जो हम शुरू कर रहे हैं फेज या पहला जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं वो पार्ट है कंपनी रूल। क्या है वो? कंपनी रूल। कंपनी रूल इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया की टेरिटरीज पे पहले तो इकोनॉमिक और उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल किया जा रहा था। तो इसे हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्या क्या चीजें हुई जो हमारे आगे के संविधान बनने के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगी। पहला जो पार्ट है या पहला जो एक्ट है, अब इसमें क्या होता है, ढेर सारे कानून हमने पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से समझेंगे और उसमें से जो 4 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगर हम समझ जाएंगे तो उसके अलावा हमें कोई और चीज नहीं चाहिए फॉर दिस चैप्टर। एंड देन योर फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी विल बी लेड। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ऐसा क्यों होता है? देखो 1599 के आसपास
एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या मर्चेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें एशिया में जाके व्यापार करना चाहिए, खासतौर पे भारत में। 1600 में वो क्वीन से चार्टर साइन करवा लेते हैं, ब्रिटेन की क्वीन से चार्टर यानी कि एक फरमान साइन करवा लेते हैं, जिसपे ये लिखवा देते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के पास इंडिया में व्यापार करने की इजाजत तो है, परमिशन तो है, लेकिन मोनोपोली भी होगी। यानी वही सिर्फ वही कंपनी वहां पे ट्रेड कर सकती है, ब्रिटेन की कोई और कंपनी वहां ट्रेड नहीं कर सकती। अब ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम आगे जाके डेवलप होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि राजा या रानी जिसके सर पे भी ताज है, उनके पास पावर्स तो हैं, लेकिन उन पावर्स पे चेक रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो राजा कोई भी ऑर्डर सुबह उठ के कोई भी फरमान, कोई भी निर्देश नहीं दे सकते हैं। इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर पार्लियामेंट हैज पास्ड। तो इसी वजह से ब्रिटेन की ये जो सरकार है या ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह डेवलप होता है। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका सोल्यूशन या जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि दे स्टार्ट गेनिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस। इवन 18th सेंचुरी के मिडल तक जाते जाते भी, जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था 1757 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस व्यापार पे था, ट्रेड पे था, इकोनॉमिक गेन पे था। वहीं दूसरी ओर उनके जो एम्प्लॉइज थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके एम्प्लॉइज होंगे, और उन एम्प्लॉइज का अपना प्राइवेट प्रॉफिट कमाने का जो मोटिव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत को सब्जुगेट करने में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग सब लोग शामिल हैं। आगे हम इसकी कहानी को और डिटेल में समझते हैं, लेकिन आपने यह समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट पास क्यों हो रहा है। दोस्तों देखो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के द्वारा, फौज के द्वारा। उसके बाद कुछ सालों बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें मुगल बादशाह को भी हरा दिया जाता है। अब इन दोनों लड़ाइयों का, युद्ध का रिजल्ट यह निकलता है कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर रेवेन्यू का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। यानी वहां की जमीनों में से जितना भी रेवेन्यू निकलेगा, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जितना भी शेयर मिलेगा वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। इसी के साथ साथ 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल के अंदर एक डुअल गवर्नमेंट चलती है। डुअल गवर्नमेंट कैसे? डुअल गवर्नमेंट ऐसे कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, लेकिन फॉर्मली जो वहां का रूलर है यानी कि जो नवाब है, उसका डेप्यूटी नवाब यानी डेप्यूटी सूबेदार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नॉमिनी रहता है। और इस वजह से वो लोग नॉट ओनली फाइनेंशियल कंट्रोल बट पॉलिटिकल कंट्रोल भी करते हैं। इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है बाय लूटिंग द ट्रेजरी ऑफ बंगाल, और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगता है कि यह प्राइवेट कंपनी कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रही है, क्यों ना इसमें हम भी थोड़ा सा हिस्सा ले लें, क्यों ना इस प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये तो अपने आप को अमीर बनाए जा रहे हैं, अपनी प्राइवेट वेल्थ को इंक्रीज किए जा रहे हैं। और इस वजह से गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की होती है वो अपनी सदन में, अपनी पार्लियामेंट में कानून पास करती है। हम इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी एक्ट पढ़ेंगे वो सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए थे। ठीक है, तो पहला एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, और उसमें सबसे पहले बोला जाता है कि गवर्नर की जो पोजीशन है, गवर्नर की पोजीशन बंगाल की, उसे अब गवर्नर जनरल बुलाया जाएगा। इस गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाएगी, 4 मेंबर्स की काउंसिल दी जाएगी, इसके फैसला लेने में इसकी मदद करेगी। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं थी उस वक्त तक। इसका मतलब ये कि वो अपनी काउंसिल में अगर 3 लोग कुछ कहते हैं तो वो अपना डिसीजन उन पे फोर्स नहीं कर सकता था। ये गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। COD, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है भाई, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे।
और ये लोग अपॉइंट करते थे गवर्नर जनरल को, मतलब गवर्नर को, और उसके बाद उसे गवर्नर जनरल बुलाया जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना, और बॉम्बे और मद्रास में जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज खोल रखी थी, ब्रिटिशर्स ने अपना हुकूमत वहां पे भी, या ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली वहां पे कुछ लोकल एरियाज को कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी, वहां पे अब किसी भी तरीके से कोई भी फैसला लेना होगा तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछे बिना नहीं लिया जा सकता था। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स वहां पे सेटल हो रहे थे। Over the past 50-60 years, there was a sizable population which was living there. And इस साइजेबल पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द सेम सुप्रीम कोर्ट जो आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट बना, नहीं, उस जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1773 में इंडिया का कोई पॉलिटिकल या मैप के ऊपर ब्रिटिश इंडिया का कंसेप्ट नहीं बना है। ब्रिटिश इंडिया का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ जमीनें हैं, इस तरीके से आप इसे देखो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की बनाई जाती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 जजेस होते हैं। सो कलकत्ता और उसके आसपास के जितने भी एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते हैं, उन सभी के रेजिडेंट्स के ऊपर, यानी चाहे वो भारतीय मूल निवासी हो, वेदर दे आर इंडियन नेटिव्स और वेदर दे आर ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस, सबके ऊपर ये ज्यूरिसडिक्शन डिक्लेयर कर देता है। Now this creates a problem and of course this also creates a tussle। टसल किस बात की है? टसल या लड़ाई इस बात की है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, क्या उनके मेंबर्स को भी सुप्रीम कोर्ट, क्या उनके मेंबर्स के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट कंप्लेंट सुन सकता है? क्या उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है? यह सवाल पूछा जाता है। इनफैक्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर में कन्फ्लिक्ट आता है, क्लैश आता है ओवर द कमिंग ईयर्स, और इसकी वजह से 1781 में एक कानून और पास होता है जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में आप देखो। मैंने आपको बताया कि करप्शन या प्राइवेट गेन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के द्वारा किया जा रहा था बाय मिस यूजिंग द पावर गिवन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर। लेकिन यहां पे उन्हें मना किया गया किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड या व्यापार में घुसने से। और तो और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसे यह कहा गया कि आप ब्रिटिश सरकार को अपने रेवेन्यू, अपने सिविल, अपने मिलिट्री, यानी सभी मामलों की रिपोर्ट बना के दिया करें। सो इट इज नथिंग बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्राइंग टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी मोर, क्योंकि उन्हें यह समझ आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ढेर सारा प्रॉफिट कमा रही है, ढेर सारा पैसा कमा रही है, तो अपनी जेब में तो ये नहीं आ रहा है, हमें पता लगना चाहिए, है ना, कि कितना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके एम्प्लॉइज अपने आप सारा का सारा पैसा ले जाएं। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि देयर इज अ conflict in the powers, so there is an amending act which is passed. Before talking about it, just a very important reminder कि आप अगर 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसकी सभी जीएस सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स की लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लुकिंग एट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसका पर्पस एक ही है। ये सारे कानून कहां पास हो रहे हैं? ये सारे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं दोस्तों। ऑल दीज लॉज आर बीइंग पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब 1774 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करने के लिए एक अमेंडमेंट लेके आया जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये एक्ट्स का सिलसिला चलता रहेगा आगे। अब गवर्नर जनरल, काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल ईयर्स के अंदर ही विलियम हेस्टिंग्स के खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू करवाने की कोशिश की गई, ठीक है, और बिहार के एक जमींदार ने कोशिश की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्योंकि एलाइजा इम्पी जो वॉरेन हेस्टिंग्स के मित्र थे, परम मित्र थे, दोस्त थे, उनकी मदद से ये उस जमींदार को ही एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जमींदार को ही एग्जीक्यूट करवा देते हैं। इसकी वजह से बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिमूवल प्रोसीडिंग्स या इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी चलती हैं, पर वो पास नहीं हो पाती हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल।
बट प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरीके से करप्ट प्राइवेट सेक्टर तब भी चल रहा था और शायद आज भी चल रहा हो। खैर, एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। यस, रेवेन्यू से रिलेटेड या रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखे गए, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल को सौंप दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि कैलकाटा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के सब्जेक्ट्स हैं, वो उनके ऊपर सारी की सारी पावर्स कैलकाटा की सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। और प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील होगी, प्रोविंशियल कोर्ट्स मतलब बॉम्बे में भी एक कोर्ट बना दिया गया था, मद्रास में भी एक कोर्ट बना दिया गया था, इनकी जो अपील होगी ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगी। इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बन रहा था, इट वाज नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ टुडे, कि जहां पे हाई कोर्ट की अपील आती है। नहीं, हाई कोर्ट की अपील या प्रोविंशियल कोर्ट जो उस वक्त हुआ करते थे, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास आएगी। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है, दोस्तों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि जो तीन पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनको अपने अपने स्फीयर में अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर्स देनी चाहिए और सारी पावर्स एक ही पिलर या एक ही पिलर ऑफ गवर्नमेंट को नहीं दे देनी चाहिए। तो कानून बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए, कानून को इंप्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए, और कानून सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करने की पावर यानी कि जस्टिस डिलीवरी की पावर जुडिशरी के पास होनी चाहिए। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ब्रिटिश एरा में थ्रू आउट द ब्रिटिश एरा, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो, चाहे वो क्राउन रूल हो, यह देखा जा रहा था कि इस चीज की इज्जत नहीं रखी जाती। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजिस्ट्रेट होता था वो जज का भी काम करता था, वैसे ही यहां वाइसरॉय की जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव होनी थी वो जुडिशरी का भी काम करती थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप देखोगे, आगे जाते हुए भी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट क्यों है इसका नाम? क्योंकि प्रधानमंत्री उस वक्त के हैं विलियम पिट, इसलिए इसे बोला जा रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम मतलब जो भी अगला कानून आएगा, वट एवर द नेक्स्ट लॉ विल बी देयर, इट विल बी टू रेगुलेट मोर एंड मोर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो एक्ट आता जाएगा। अब 1784 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया जाता है कि आप के दो टाइप के फंक्शंस हैं, एक है पॉलिटिकल फंक्शंस और एक है कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शंस यानी आपका व्यापार करना, ट्रेड करना, चीजें खरीदना बेचना, जो आपका कोर काम है। और दूसरा काम, क्योंकि आपने बहुत सारी जमीन भारत के अंदर हथिया ली है, अब उस जमीन को एडमिनिस्टर करना, उसके लिए गवर्नेंस करना इज अ सेपरेट वर्क। एंड इसीलिए पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को अलग बॉडी को कंट्रोल करने दिया गया और कमर्शियल फंक्शंस के लिए अलग बॉडी को कंट्रोल करने दिया गया। मतलब दो, आप मान लो, कमिटियां बनाई गई। एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो थी ही ऑलरेडी, उसको बोल दिया गया कि आप कमर्शियल फंक्शंस देखो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको बोल दिया गया कि आप सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस देखो और पॉलिटिकल मैटर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के नॉमिनेट किए गए मेंबर्स भी होंगे। So board of control will have British government nominees as well as East India Company employees, तो officials। तो इससे क्या होगा, इससे आपने दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट के ऊपर अब गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा कर सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी की अपॉइंटमेंट्स को और नजदीकी से देख पाएगी। इसी को डबल गवर्नमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, इसको डुअल गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, इसको डबल गवर्नमेंट कहते हैं। डबल गवर्नमेंट मतलब दो बॉडीज के थ्रू कंट्रोल करना, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह बोला गया कि सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के जो भी मामले ब्रिटिश पोजेशंस के होंगे, है ना, वो ये लोग कंट्रोल करेंगे। ध्यान दीजिए, अब से ये
जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी है उसे ब्रिटिश पोजेशंस बुलाना शुरू हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रॉपर्टी विच इज अ प्राइवेट कंपनी, इसकी प्रॉपर्टी को वो ब्रिटिश पोजेशन बुलाना शुरू हुए हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद। कल को अगर आपसे सवाल पूछा जाए पेपर में कि कौन से एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशंस को ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया सबसे पहली बार, इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, इसको तैयार रखो। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 होगा इसका आंसर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डबल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमने जीएस के सभी टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो डाउनलोड के लिए फ्री में आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे आते हैं। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसके बाद क्या होगा ना, हमने 3 एक्ट पढ़ लिए, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक अमेंडिंग एक्ट 1781, एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब क्या होगा, अब इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आएंगे 1793, 1813, 1833 और 1853। सो 20 ईयर्स के गैप पे, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, 20 ईयर्स के गैप पे, 20 साल के गैप पे एक एक चार्टर एक्ट आता जाएगा। इसे चार्टर एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो क्वीन का दिया गया चार्टर था इन द ईयर 1600 में, उसी को ये एक्सटेंड करता जाता है, उसी चार्टर को ये एक्सटेंड करता जाता है जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में लिख के दे दिया गया था। अब चार्टर एक्ट 1793 में क्या होता है, देखो इस पर्टिकुलर समय यानी बिटवीन 1784 एंड 1793 a lot of things had happened. In 1786 कॉर्नवालिस was made the गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है जो यूएसए में, अमेरिका में, इनफैक्ट उस वक्त यूएसए नहीं था, अमेरिका की आजादी की लड़ाई में वो ब्रिटिशर्स की तरफ से अमेरिकन्स के खिलाफ लड़ा था और उसमें वो हार गया था, उसने सरेंडर कर दिया था। फिर उसे भारत बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप गवर्नर जनरल की पोजीशन पे बैठेंगे। तो कॉर्नवालिस कहता है कि आई वांट टू मेक सम चेंजेस इन द सिस्टम, तभी मैं आऊंगा। क्योंकि कॉर्नवालिस एक बड़ा नाम था उस वक्त, अमीर था, पापा अमीर थे, है ना, ये सब तो चलता ही था उस वक्त। तो इसीलिए कॉर्नवालिस को ये पावर दी गई थी कि ही विल हैव वीटो पावर। याद करिए मैंने आपको 1773 के एक्ट में बताया था कि वाइस गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। मतलब अगर उसकी 4 मेंबर की काउंसिल में से 3 मेंबर कह देते हैं कि कुछ नहीं करना है आपने, तो वो नहीं कर सकता था अपनी मर्जी से। लेकिन कॉर्नवालिस ने ये वीटो पावर गवर्नर जनरल के हाथ में रखवाई। इस कंडीशन पे वो आके वाइसरॉय गवर्नर जनरल बने। फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल्स थे अब उनके पास वीटो पावर होगी, ऐसा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कहा गया। कॉर्नवालिस तो चले गए ना, 1793 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, टेन्योर खत्म हो गया। तो उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके पास आ गई वीटो पावर। क्या आ गई? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कि उनकी काउंसिल कुछ भी कहे, फाइनल फैसला उन्हीं का होगा। तो गवर्नर जनरल के पास एक तो वीटो पावर आ गई और उनके पास बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने के और भी ज्यादा पावर्स आ गई। सो व्हाट यू विल सी इज कि फ्रॉम 1773 टू 1833 द पावर विल बी सेंट्रलाइज्ड एट कैलकाटा। कलकत्ता में पावर को सेंट्रलाइज किया जाएगा। कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, उनके पास सारी की सारी पावर्स दे दी जाएगी एंड बॉम्बे एंड मद्रास विल बी मेड सब ऑर्डिनेट। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 20 साल और चलेगी, ऐसा लिख दिया गया। इसके अलावा यह बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में अगर गवर्नर जनरल चाहते हैं तो वो एक सेपरेट कमांडर इन चीफ को रख सकते हैं। मतलब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को संभालने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, नेतृत्व करने के लिए वो एक कमांडर इन चीफ को रखवा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मर्जी हो तो। अदरवाइज वो खुद भी ये रोल निभा सकते हैं। जैसे कॉर्नवालिस के टाइम पे कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं ही कमांडर इन चीफ बनूंगा। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज अप्लाइड इन द 1793 चार्टर एक्ट।
ठीक है। यह भी बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, याद करिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, 1784 में बना था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो तनख्वाह होगी, सैलरी होगी, वो सारी की सारी इंडियन रेवेन्यू के द्वारा दी जाएगी। मतलब इंडिया में से ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना रेवेन्यू आ रहा है उसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पे किया जाएगा। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वर्कड, या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वर्कड, जिसके बारे में दादा भाई नौरोजी आरसी दत्त ने बहुत बार बताया कि कैसे भारत को ही कंट्रोल करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए भारत से ही कमाया गया पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। अब चार्टर एक्ट 1793 की मेन हाइलाइट्स रिवाइज कर लो दोबारा से। गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिलना, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के सबऑर्डिनेट करना, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल एक्सटेंड करना, कमांडर इन चीफ की पोजीशन को गवर्नर जनरल के कंट्रोल में देना और अगर वो चाहे तो कोई और कमांडर इन चीफ बनाना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ की सैलरी भारत के बनाए गए रेवेन्यू से लेना। आप जब भी रिवाइज करो प्लीज रिवाइज इन शॉर्ट पॉइंट्स। अब आते हैं 1813 पे, 1813 पे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट हेलिना एक्ट। इस चार्टर एक्ट में आपको क्या समझना है? इस चार्टर एक्ट में आपको यह समझना है कि जो ट्रेड मोनोपोली इतने सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी की चली जा रही थी, उस ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बनता जा रहा है। आप देखोगे 1790 से ब्रिटिश या ब्रिटेन के आइलैंड पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दस्तक देता है। नई नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, जिसमें ज्यादातर कोल, आयरन एंड स्टील और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के नए नए मेथड्स सामने देखने को मिलेंगे, आगे देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली नॉट नाउ क्योंकि स्टीम इंजन तो 1825 तक आया नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे कि व्यापारी या व्यापार करना या ट्रेड करना एक ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी बनता चला जा रहा है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आती चली जा रही हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे वो दबाव बनाती जा रही हैं, प्रेशर बनाती जा रही हैं कि व्हाई डोंट यू अलाउ अस आल्सो टू ट्रेड विद इंडिया और ट्रेड इन इंडिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट पे प्रेशर बनता जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालों साल गुडविल कमाई है, सालों साल रिश्वतें भी दी हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को, तो इसीलिए इतना आसान नहीं है कि उनको हटा दिया जाए मोनोपोली से। तो जो 1813 में मोनोपोली खत्म की जाती है उसमें एक्सेप्शन रखा जाता है। एक्सेप्शन ये कि चाय के व्यापार में, टी के व्यापार में और चाइन के व्यापार में, चाय एंड चाइना, चाय एंड चाइना, तो चाइना के व्यापार में ट्रेड में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है और टी के व्यापार में ट्रेड में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इन अदर फील्ड्स लाइक कॉटन टेक्सटाइल, स्पाइसेस एटसेट्रा, अदर ट्रेडर्स कैन आल्सो कम एंड ट्रेड विद इन द कंट्री। तो ये ओपन कर दिया गया 1813 में। 1813 में ये बोला गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं दे आर अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन टेरिटरी। सॉवरेन टेरिटरी का मतलब यह है कि ब्रिटिश क्राउन उससे रिलेटेड अल्टीमेट डिसीजंस लेगा। तो एक तरीके से जो चीज आपने 1784 में खुल के नहीं कही थी, ये कहा था कि ये ब्रिटिश पोजेशंस है, 1813 में आपने ओपनली कह दिया कि ब्रिटिश क्राउन की जो पोजेशंस है या जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर सॉवरेंटी भी ब्रिटिश क्राउन ही रखता है। मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? ब्रिटिश क्राउन। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टियों के ऊपर। तो अब एज अ प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, वो पूरी की पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। अब इसके अलावा देयर वर लॉट ऑफ डिबेट्स विद इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी कि क्योंकि अब आप इंडिया में ज्यादा देर रहने वाले हो, अब आपने मन बना ही लिया है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अब आपको इंडिया के अंदर एक सेट ऑफ स्टाफ भी चाहिए जो आपके लिए काम करे। वो स्टाफ थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, है ना। और तो और कल्चरली पहले ये माना जाता था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉइज, ऑफिशियल्स और इवन द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो ये कहते थे कि इंडिया के कल्चर, इंडिया के रिलीजन, इंडिया की संस्कृति को समझते हुए आप इंडिया पे रूल करें। दे वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, दे वर कॉल्ड, दीज पीपल वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो
इस कैटेगरी में जो लोग आते थे, विलियम हेस्टिंग्स आल्सो केम इन दिस कैटेगरी, है ना। तो बेसिकली ये लोग कहते थे कि आप लोग इंडिया की संस्कृति, इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशंस को समझो, उसके इंडिया की लैंग्वेज को समझो और उसी लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करो। बट there was another group which became predominant after the 19th century started, and that group was called Anglicist. तो ये जो एंग्लिकिस्ट ग्रुप है वो ये कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, इंडियंस जो है बेसिकली, भारतीय लोग जो है वो बेसिकली है अनसिविलाइज्ड, उनका कल्चर, ट्रेडिशन ये सब बैकवर्ड है, ठीक है, हियरार्किकल है, उसमें सिविलाइजेशन लाने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस सिविलाइजेशन को हम दो तरीके से लेके आ सकते हैं, एक वहां पे चर्च को इंट्रोड्यूस कर दें, है ना, जैसे ही जीसस क्राइस्ट की रोशनी उन पे पड़ेगी वो लोग सिविलाइज हो जाएंगे, और दूसरा हम वहां पे एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो भी इंग्लिश भाषा में, वो भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स में, जैसे कि नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। तो इस अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एंग्लिकिस्ट अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1813 में। यह कहा जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत में आके लोगों को एनलाइटन करें, और वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस, ना कि इंडिया में जो ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है किसी भी मठ में या तोल में या लेट इट बी अ मदरसा, तो वहां पे जो पढ़ाया जाता है वो सब नहीं पढ़ाएंगे। हम वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे, अंग्रेजी भाषा में देंगे, और हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल वूल नहीं बनाना हमने। इतनी कौन वेट करेगा कि स्कूल से कोई पढ़ा हुआ है बच्चा, फिर वो बड़ा हो, फिर वो क्लर्क बने, बनाना तो उसको क्लर्क ही है, फौज में भेजना है तो सूबेदार ही बनाना है, उससे ऊपर तो उसको चढ़ाना नहीं, तो क्या फायदा इतना पढ़ा के, इतना पढ़ लिख के क्या कर लेंगे। सीधा यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाते हैं, और जो अमीर लोग के बच्चे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आ सकते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे लिए काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक अप्रोच या एक सोच जो थी वो रखी गई 1813 के अंदर, और इस सोच को आगे बढ़ाया गया। कंपनी ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज फॉर स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये लगाने के लिए मतलब ये लगाया जाएगा, मनी विल बी स्पेंट ऑन दिस। बट 1823 तक ये पैसा देखने को नहीं मिला कहीं, ठीक है। तो मैनिफेस्टो में के वादों की तरह इन्होंने लगाया नहीं इनिशियल 10 इयर्स तक। तो इसके अलावा एक और चीज थी जो तंग कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ये कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट का पैसा बनाया जाए। तो इसलिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स इंपोज करने दिए। इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज है, नॉट पंचायत बट म्यूनिसिपैलिटीज, दे वर एस्टैब्लिश्ड वेरी वेरी अर्ली ऑन ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। 1720s में ही मद्रास की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुकी थी, बॉम्बे की भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी और कलकत्ता की भी थी। तो ये जो लोकल काउंसिल्स थी इनको कुछ टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी गई बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि मोनोपोली को सिलेक्टिवली खत्म किया गया और एजुकेशन के ऊपर, क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर एक्शन लिया गया। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि है, इनफैक्ट ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, अचीवमेंट है। चार्टर एक्ट 20-20 साल के गैप के बाद आते जा रहे हैं। 1793 में एक चार्टर एक्ट आया, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया और फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आएगा। ये बहुत ही रिमार्केबल चेंज होने वाला है बिकॉज 1813 से लेकर 1833 के बीच में नाउ यू आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज कि किस तरीके से गवर्नमेंट को मैनेज किया जाए इन अ बेटर मैनर। बाय द टाइम 1833 कम्स, आपने ब्रिटिश इंडिया ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज को और एक्सपैंड कर लिया है, मराठास को भी कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया है। तो अब कोई खास ऑपोजिशन बचा नहीं है, ठीक है। फ्रेंच को तो पहले ही हरा दिया था, मैसूर को 1800 के आसपास ध्वस्त कर दिया है आपने, मराठास को आपने डेसिमेट कर दिया था, लेकिन अब 1830s के आसपास आके देयर आर वेरी लेस प्रिंसली स्टेट रह जाते हैं, बाकी टेरिटरी आपके कब्जे में आ जाती है। तो आप क्या करते हो, आप 1833 में नाउ यू वांट अ प्लान, अब आपको प्लान चाहिए लॉन्ग टर्म, you start thinking long term. At the same time you also don't want East India Company to be the one who'll run the show because ultimately British Parliament की नजर तो है इस पे कि कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती रहेगी। हम डायरेक्टली इसमें आएंगे, घुसेंगे और लोगों को यहां सेटल करेंगे, इसमें से और रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को
हम चलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वंस अगेन यू विल सी 1833 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इवन अब स्टीम इंजन भी आ चुका है 1825 तक। तो इसीलिए अब आप देखोगे कि और ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। 1833 में बोल दिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हम बुलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया इमर्जेस। ब्रिटिश इंडिया का कंसेप्ट डेवलप होने लग जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज अ वेरी नैरो टर्म। व्हाई डोंट यू यूज द टर्म गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके कंट्रोल में अब सारी इंडिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पोजेशंस है वो रहेंगी। तो चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो सेंट्रल एरिया, सेंट्रल इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया के प्रोविंसेस हो आफ्टर मराठास वर डिफीटेड, ये सारी की सारी चीजें अब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए एक बंदे को इसका हेड बना दो, उसको कह दो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जब आपसे पूछा जाए सवाल में कि व्हेन इज द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थॉट ऑफ इन द चार्टर एक्ट, दैट इज 1833 का चार्टर एक्ट। विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, बैठे बैठे गवर्नर जनरल वो इंडिया के बन जाते हैं, बिकॉज 1828 में वो आ चुके थे और 1836 तक वो रहते हैं। 33 के चार्टर एक्ट से वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। बॉम्बे और मद्रास वैसे ही बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब एक आखिरी पावर उनके पास थी कि वो लॉज बना लेते थे। दे यूज्ड टू हैव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर देयर प्रोविंस, बट नाउ दैट इज ऑल्सो टेकन अवे। बॉम्बे और मद्रास के लिए कोई भी कानून बनना होगा, कोई भी लॉ बनना होगा, तो वो बंगाल से बन के आएगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो आप देख रहे हो, सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड्स कैलकाटा, ये कंप्लीट हो जाती है 1833 में, जहां कैलकाटा की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट बन जाती है, यानी बंगाल की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, अब चार्टर एक्ट में क्योंकि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हो चुकी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू एलिमिनेट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रूल इन दिस कंट्री, तो इसलिए दो चीजें होंगी। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले चाय के व्यापार में और चाइना के व्यापार में, टी के ट्रेड में और चाइना के ट्रेड में उनको मोनोपोली रखी गई थी। अब 1833 में दैट हैज आल्सो टेकन अवे, सो एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशंस क्या रहेंगे, क्योंकि अब उसके पास मोनोपोली नहीं है। इट्स वन ऑफ मेनी कंपनीज, भारत में व्यापार करने वाली 10 कंपनियों जैसी वो कंपनी बन गई है। तो अब उसके पास कोई, देयर इज नो रीजन टू कंट्रोल इट्स कमर्शियल फंक्शंस। बट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जजेस, है ना, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एम्प्लॉइज हैं अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप चला रही है, अभी भी प्राइवेट संस्था के पास है। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसकी आर्मी है ना, उसके सिविल सर्वेंट्स, दे आर अंडर दे आर टू बी रेगुलेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसर्न बदल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज जो है वो अब सीमित रह जाती हैं इस बात पे, इस चीज पे कि वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। काफी सारे शेयर होल्डर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना स्टॉक निकाल भी देते हैं, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पैसा है, वो जब दबदबा है, वो खत्म भी हो जाता है। खैर, कंपनी की जो टेरिटरीज है उन्हें बोला गया दैट दे आर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, सो परपेचुअली हिज मैजेस्टी, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स, आने वाली पीढ़ियों के पास, आने वाली जनरेशंस के पास भी ये जमीन जो है वो रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी रहे ना रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो रहे या ना रहे क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, लेकिन कंपनी की टेरिटरी अपनी है, अपने ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती है और हमारे पास ही रहेगी। सक्सेशन में भी आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट क्राउन जिसके सर पे है, ताज जिसके सर पे है, सिर्फ उसके नहीं, आगे भी जो भी आगे वंश आया, जो भी आगे सक्सेसर्स आए, उनके पास भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जितनी भी इंडिया में प्रॉपर्टी है सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, एक चीज जो अच्छी करने की कोशिश की, वो चीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने होने नहीं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको ब्लॉक कर दिया। क्या चीज? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट होती थी वो कैसे होती थी? भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म
और पैट्रीमोनियलिज्म। पैट्रीमोनियलिज्म क्या होता है? पैट्रीमोनियलिज्म ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है किसी भी इंस्टीट्यूशन की। देखो, हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इम्पर्सनल हो, अनबायस्ड हो, है ना? लेकिन ब्यूरोक्रेसी में रहता कौन है? ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस पे बैठता कौन है? ह्यूमन बीइंग। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग नेचुरली उसका इंस्टिंक्ट होता है पैट्रीमोनियल इंस्टिंक्ट। पैट्रीमोनियल इंस्टिंक्ट का मतलब उसका इंस्टिंक्ट होता है टू लुक आफ्टर हिज फैमिली एंड क्लोज्ड एंड नियर एंड डियर वंस एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप कभी डिफीट नहीं कर पाते हो। इसलिए करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन फंडामेंटली इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपको ह्यूमन नेचर को डिफीट करना पड़ेगा। द अर्ज टू गिव बेनिफिट टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू गिव रेसिप्रोकल बेनिफिट टू समवन हु हैज हेल्प्ड यू इज अ ह्यूमन इमोशन। ये मैं बिल्कुल जड़ पे जा रहा हूं बात के, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सट्रीम्स, बट इंस्टीट्यूशनल करप्शन इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए आपको फंडामेंटल ह्यूमन नेचर बदलना पड़ेगा, एक बहुत ही इम्पर्सनल टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर को प्रमोट करते रहना पड़ेगा। खैर, वापस आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक बताते हैं सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों का, वर द मोस्ट करप्ट पीपल देमसेल्व्स बिकॉज दे यूज्ड टू अपॉइंट their relatives, their friends, their benefactors to positions in the civil services. And the court of directors in East India Company did not want a meritocratic system of open competition. And that is why जब कोशिश की गई चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा कि ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज या बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो इस मूव को ब्लॉक कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की एक और लेगेसी ये थी कि उसने कहा कि आप एक लॉ कमीशन बनाएं, एक लॉ कमीशन बनाएं और उस लॉ कमीशन को कंस्टिट्यूट करके ये देखें कि कैसे कोडिफाई किया जा सकता है इंडिया में क्रिमिनल लॉ को। और इसी लॉ कमीशन का रिजल्ट ये निकलता है लॉ कमीशन विच इज हेडेड बाय मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। 1835 में ये लॉ कमीशन बनता है और ये अल्टीमेटली जो रिपोर्ट बनाता है उसके बेसिस पे भारत के कानूनों का कोडिफिकेशन होता है। एक बड़ा रीजन जो भारत की यूनिटी का माना जाता है या इंडियन नेशनल मूवमेंट का कंट्रीब्यूट करता हुआ माना जाता है वो ये कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया विच वाज आईपीसी, ठीक है, 1860, पुलिस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ये जितने भी कानून हैं, आईपीसी, पुलिस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये पूरे भारत पे अप्लाई किए गए यूनिफॉर्मली। और इसकी वजह से दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट इट इज सेड कि इट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, व्हेन द कंट्री इज गवर्न्ड बाय वन लॉ देयर इज मोर लाइक्लीहुड ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर ग्रीवेंसेस। चलो, तो ये भी 1833 के चार्टर एक्ट का ही नतीजा था कि लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। अब 20 साल और गुजर गए, 1853 तक आते आते अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब थोड़ा सा भी भरोसा नहीं और कंट्रोल अपने को चाहिए ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली अब इंडिया का। मीनवाइल पंजाब के साथ एंग्लो सिख वॉर्स के एंड में पंजाब भी एक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बन जाता है। सो टेरिटरी एक्सपैंड होती जा रही है और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपेसिटी कम होती जा रही है उसको मैनेज करने की, क्योंकि उसके कमर्शियल ऑपरेशंस तो लगभग बंद ही हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली अब वो ब्रिटिशर्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। इस वजह से जो कंपनी है उसका चार्टर एक्सटेंड तो किया जाता है बट इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाता है। सो इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द एक्सटेंशन ऑफ द चार्टर इज इनडेफिनिट, फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं। जैसे पहले क्या हो रहा था, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जी, ऐसा नहीं हो रहा है। अब इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया जा रहा है चार्टर कि कभी भी खत्म कर देंगे, है ना, कुछ पल का मेहमान है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम 1853 में पहले तो आप देखते हो कि चार्टर इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिल रही, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको देखने को मिल रही है और वो है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अब डिवाइड किया जा रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इट इज सपोज टू बी दैट वे कि लॉ मेकिंग या कानून बनाना एक सेपरेट बॉडी का काम होना चाहिए और कानून को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना एक सेपरेट बॉडी का। तो लॉ और एग्जीक्यूटिव ये अलग अलग कर दिए जाते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और
गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर रख दिए जाते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर। क्या बोला जाता है इनको? लेजिस्लेटिव मेंबर। इनके हेड यानी कि इनकी चेयरमैनशिप की पोजीशन पे गवर्नर जनरल ही है, लेकिन एक सेपरेट आप कह सकते हो ग्रुप जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। सॉरी मैंने 4 बोल दिया, 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड हु वर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ठीक है। ऑल्सो 1853 में ओपन कंपटीशन की रिकमेंडेशन को अब फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है और यह कहा जाता है कि अब से सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन होगा और उसके अंदर इंडियंस भी एग्जाम दे सकते हैं। इंडियंस कैन आल्सो गिव एग्जाम अंडर दैट। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1861 में पहली बार एग्जाम होता है और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है। कंपनी का जो रूल है, मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी का जो रूल है वो 20 साल नहीं बल्कि इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाता है। और इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 नए मेंबर्स आ रहे थे उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी थी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो मद्रास की थी, बंबई की थी, बंगाल की थी और आगरा की थी। ठीक है। दीज वर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा। They were supposed to send 1 member each to the legislative council. तो जो सेंटर में बैठने वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें बॉम्बे, मद्रास, आगरा और बंगाल का एक एक नॉमिनी, one nominee was going to be there. That nomination was supposed to be done by their provincial governments. मद्रास की गवर्नमेंट, बॉम्बे की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट और आगरा की लोकल provincial government. But this was the last time that the charter was extended, because after this the company rule will end because of the revolt of 1857. तो 1857 की क्रांति आती है, रिवोल्ट होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में खदेड़ा जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारा लॉस होता है, नुकसान होता है और कई महीनों तक ये लड़ाई चलती है। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी इज एबल टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ इट्स पोजेशंस एंड आल्सो डिफीट द रेबल्स। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम इट इज अंडरस्टूड बाय द ब्रिटिश क्राउन कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात अब नहीं है, अब हमें मैदान में खुद उतरना पड़ेगा और वहां से शुरुआत होती है क्राउन रूल की। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं और माइक्रो टॉपिक्स या सभी टॉपिक्स की लिस्ट जो है जीएस की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप चेकलिस्ट की तरह प्रयोग कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर। तो नाउ क्राउन रूल विल स्टार्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी गॉटन रिड ऑफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स जो है वो अब सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो जाएगी और जितने भी सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते थे उन्हें ब्रिटिश फौज का हिस्सा बनने का ऑप्शन दिया जाएगा या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन मिलेगा उन्हें, दैट यू कैन रिटायर और यू कैन ज्वाइन द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस। तो अब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें क्वीन जो है, रानी जी जो है, वो कहती है कि अब आ जाओ मेरी शरण में क्योंकि मैं डायरेक्टली अब तुम्हें कंट्रोल करूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है और क्योंकि देयर इज नो ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सो दिस डबल गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहा था वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, और अब से लेकर आगे जो एक एक चीज होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से कान लगा के सुनना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर समझना है तो वो चीज समझनी जरूरी है, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। ठीक है। अब डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल इज नाउ वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल को बुलाएंगे क्या? वाइसरॉय बुलाएंगे। वाइसरॉय का मतलब वाइस कैप्टन जैसे होता है क्रिकेट में, वैसे वाइसरॉय का मतलब होता है वाइस रूलर, दैट इज ब्रिटिश क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव रूलर इन इंडिया। तो पूरे इंडिया का रूलर है और उसके ऊपर एक और रूलर है, दैट इज ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। कैनिंग जो थे, जो 1856 से ही गवर्नर जनरल की पोजीशन पे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया कि अब से मैं वाइसरॉय हूं, बिल्कुल हूं, अब तो मेरी अलग ही जो है वाइब चेंज हो गई है, वाइब चेक करो मेरी, क्योंकि मैं अब प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं हूं, अब मैं सरकारी पक्का लग गया हूं, और पक्का भी कहां पे? वाइसरॉय की पोजीशन पे। तो अब
इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि पहले आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जिनके थ्रू आप मैनेज करते थे, लेकिन अब आपको कुछ तो चाहिए जो वाइसरॉय पे कंट्रोल कर सके। उसके लिए आपने एक महकमा, एक डिपार्टमेंट सा बना दिया, जिसके ऊपर रख दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सो यू क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया टाइप ऑफ अ थिंग, जिसमें आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेड बना दिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? ही वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, मिनिस्टर था, ये मंत्री था, ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री था। जैसे हमारी सरकारों में फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऐसे पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, वैसे ही सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया वाज अ पोर्टफोलियो गिवन टू वन ऑफ द मिनिस्टर। तो एक मिनिस्टर को, एक मंत्री को सेक्रेटरी की पोजीशन दे दी और उसे 15 मेंबर की काउंसिल दे दी, जो लंदन में बैठ के वाइसरॉय को मैनेज करेगी, वाइसरॉय को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो लंदन में बैठेगी और वाइसरॉय को कंट्रोल करेगी। पहले जो था गवर्नर जनरल जो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, बट वाइसरॉय विल बी अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द क्राउन। डायरेक्टली रूलर जो है वो वाइसरॉय अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सो बिकॉज देयर इज नो ईस्ट इंडिया कंपनी, नो रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस। अब यही फर्क है, ये बड़ा फर्क है वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में। ठीक है, कि वाइसरॉय सरकारी एम्प्लॉय है और सरकार यानी कि क्राउन उसे अपॉइंट करेगा, लेकिन जो गवर्नर जनरल होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होता था। सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस ओवर हियर। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी की काउंसिल बना दी गई और वो लंदन में बैठ के इंडिया को मैनेज करेगा। तो इसलिए आगे आप जुगलबंदी देखोगे। जुगलबंदी मतलब यू विल सी कॉम्बो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये दो नाम क्यों होते हैं? क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है और दूसरा वाइसरॉय होता है, इसीलिए ये नाम दो डबल होते हैं। अब 1860s तक आते आते इंडिया के एटलीस्ट जो अमीर जमींदार हैं उन लोगों में एक फीलिंग आती है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए ब्रिटिश रूल के। इसमें एक मेजर बेनिफिट जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था वो था एक सिविल सर्विस एग्जाम, जिसमें उनके पढ़े लिखे बेटे बेटियां तो चलो ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हो रही थी उस वक्त, वो जाके एग्जाम लिख सकते हैं, एग्जाम लिख के एक सरकारी पक्की नौकरी ले सकते हैं। बट देयर वर ऑल्सो डिमांड्स फॉर सम काइंड ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट काउंसिल्स। तो आप क्या करते हो 1861 में ना, इंडिया में काउंसिल्स कैसे बनेगी, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कैसे बनेगी, उसके लिए कानून पास करते हो। 1858 में तो आपने बस ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम जो है आपके ऊपर रूल कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, 1861 के काउंसिल्स एक्ट के अंदर यह कहा गया कि वाइसरॉय अब अपनी काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड कर सकता है और उसमें इंडियंस भी हो सकते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है वो। नॉन ऑफिशियल मतलब पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे कैन बी नॉमिनेटेड टू द वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल। तो इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर कुछ इंडियंस भी नॉमिनेट हो सकते हैं। सो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियंस became members of the Viceroy Council or Executive Council, it was Indian Council Act of 1861। ये आपने याद रखनी है चीजें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आगे जाके पाइल अप ना हो जाएं, इसलिए अभी से याद रखने के ऊपर फोकस करो। इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाते हुए कैनिंग, जो 1862 तक ही वाइसरॉय रहे थे, उन्होंने 3 बंदों को अपॉइंट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव। ऑल दीज वर आइदर रूलर्स हु वर फ्रेंडली टू द ब्रिटिश और they were दीवान और फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स हु वर फ्रेंडली टू द ब्रिटिश। इसका मतलब ऐसा कोई मीनिंगफुल इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट हां भारतीय लोग एंटर कर गए हैं, ऐसा हुआ है। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस एंटर कर चुके हैं 1861 में, याद रखना। ऑल्सो जो बॉम्बे और मद्रास के साथ बदसलूकी हो रही थी, डिसरिस्पेक्ट हो रही थी उनकी लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, वो खत्म हो जाती है और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को दोबारा से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रीजन में कानून बनाने की, लॉज बनाने की इजाजत मिल जाती, परमिशन मिल जाती। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने के लिए बोला जाता है इन डिफरेंट स्टेट्स। तो प्रोविंस
सो अब ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तो नहीं है। तो हर प्रोविंस के अंदर धीरे धीरे करके काउंसिल्स बनाई जाए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो भी बनाई जाए, और गवर्नर जो प्रोविंस का गवर्नर है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो होगी ही होगी। तो अब बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब, इन सभी जगहों पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ऑल्सो वाइसरॉय वॉज जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ टूडेज टाइम बट वे मोर पावरफुल। तो कैसे गवर्नमेंट रन करनी है, कैसे डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कौन से फंक्शंस किससे करवाने हैं, एवरीथिंग वाज लेफ्ट टू द वाइसरॉय। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वाइसरॉय हैड फॉर्मुलाइज्ड अ सिस्टम कॉल्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या कहता है कि ये है वाइसरॉय और ये है उसकी काउंसिल के 4 मेंबर, A1, A2, A3, A4। तो पोर्टफोलियो सिस्टम ये कहता है कि A1 विल बी डिफेंस मेंबर, A2 विल बी फाइनेंस मेंबर, ठीक है, A3 विल बी लेट्स से हेल्थ मेंबर। ऐसे करके आप उसको पोर्टफोलियो देना शुरू कर देते हो, क्योंकि वाइसरॉय के ऊपर है ये कि वो किसे कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहता है। ऑल्सो वाइसरॉय की ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। यहां से आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आज के संविधान के अंदर भी ऑर्डिनेंस आता है। कि आप मुझे आर्टिकल बता सकते हो कि आज के संविधान में कौन से आर्टिकल में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताया गया है? खैर, वाइसरॉय के पास ये पावर आती है कि वो बिना अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंसल्ट किए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून होता है जिसकी लाइफ फिक्स्ड होती है। जैसे उस वक्त के भी ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी वो 6 मंथ्स थी। आप 6 मंथ्स के बियॉन्ड अगर ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको उसे पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है आज के टाइम पे, और उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी उससे पास करवाना पड़ता था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर आप पास करवाते हो ऑर्डिनेंस को तो ही वो आगे कंटिन्यू कर सकता है 6 महीने बाद, अदरवाइज वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइसरॉय के पास आ गई। वाइसरॉय की काउंसिल में इंडियन मेंबर एंटर हो गए। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को दोबारा अपनी पावर्स मिल गई। नई प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जा रही थी। वाइसरॉय पोर्टफोलियो सिस्टम को इंप्लीमेंट करते जा रहे थे। लेकिन 30 साल के गैप में 1861 से लेकर 1892 के बीच में सिचुएशन हैड चेंज्ड अ लॉट। There was a lot of political mobilization that had started happening. Also, there were a lot of peasant rebellions, tribal rebellions, which started gaining a lot of momentum. 1885 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसे डुफरीन जो उस वक्त के वाइसरॉय थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, सेफ्टी वॉल्व की तरह चलाओ इसको। सेफ्टी वॉल्व, ज्यादा प्रेशर बनता है तो प्रेशर कुकर के वॉल्व में से सीटी निकलती है। वैसे ही अगर ज्यादा इन लोगों को मस्ती चढ़े कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए, हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, अगर ये सारी बातें वो एक फोरम पे जाके कर दें और अपनी स्टीम जो है वो ब्लो ऑफ कर दें तो कांग्रेस बनने दो, सेफ्टी वॉल्व है ना। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस थ्योरी, जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट को समझना। अब 1892 में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे ना हर एक काउंसिल की, हर एक एक्ट जो आता जाएगा वो काउंसिल की मेंबरशिप को बढ़ाता जाएगा, काउंसिल में नंबर्स बढ़ाते जाएगा, क्योंकि डिमांड यही आती जा रही है कि मोर रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर, मोर रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर। इसलिए काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी, यहां पे भी बढ़ाई गई। तो सेंटर की जो काउंसिल है यानी वाइसरॉय की जो काउंसिल है और प्रोविंस की जो काउंसिल्स है, इनमें मेंबरशिप इंक्रीज की गई। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस मेंबरशिप इंक्रीज वाज ड्यू टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मैंने आपको 1861 के अंदर बताया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज नहीं होते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुड बी एनीवन हु आर नॉट ऑफिशियल एम्प्लॉइज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर्स इसमें इंक्रीज किए गए थे। वाइसरॉय और नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, प्रोविंस का गवर्नर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अभी तक क्या होता था कि बजट डिस्कस भी नहीं होता था। तो वाइसरॉय डिसाइड करते थे, वाइसरॉय और उनकी काउंसिल डिसाइड करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि इस साल हम इतना खर्चा करेंगे और इन सब चीजों पे करेंगे। अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फाइनेंस मेंबर से बातचीत कर लेते थे और फिर
पास कर देते थे बजट। लेकिन अब क्या होगा, अब कोशिश ये की जा रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बजट की डिस्कशन हो, जो कि आइडियली होना चाहिए। तो बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई, बजट में के दौरान क्वेश्चंस पूछने की पावर दी गई। तो जो वाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग में बैठेंगे और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। नाउ दिस वंस अगेन इज अ बेबी स्टेप, अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि बस पार्लियामेंट बना देने से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। ना जी ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लीट जस्ट बाय मेकिंग द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट बना दी और हो गया काम, नहीं। आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर बनानी है तो आपको पार्लियामेंट को पावर देनी पड़ेगी कि वो गवर्नमेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे चेक रख सके। और वन ऑफ द वेज यू कैन चेक द एग्जीक्यूटिव इज आस्क देम क्वेश्चंस। तो एक मेहरबानी वाइसरॉय साहब ने यह कर दी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे भी सवाल पूछ सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब आफ्टर दे हैव रिसीव्ड द आंसर दे हैव टू सिट क्वाइटली एंड डू देयर वर्क। चुपचाप जो आपको काउंसलर साहब बोलेंगे वो आपने सुन लेना है और मान लेना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें 1892 में पहली बार ऐसा होता है कि मतलब नॉट पहली बार, बट आप देखोगे कि जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। लोकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, जो मान लीजिए ये सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, CLC है, सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, है ना, हमने बोला था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर बढ़ गए। अब इनमें से कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे आएंगे। सो इट विल रिकमेंड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स एंड वाइसरॉय विल अपॉइंट दोज ओनली। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। आप ऐसा समझो जैसे राज्यसभा होती है ना, हमारे आज के समय में राज्यसभा ऐसा ही कुछ है, जिसमें जो मेंबर्स आते हैं वो कैसे आते हैं। पंजाब के अगर 7 सीट्स हैं राज्यसभा में, तो पंजाब के MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे विल वोट एंड दे विल सेलेक्ट हु विल बिकम मेंबर। तो वैसा सिस्टम अभी नहीं है क्योंकि वोटिंग नहीं हो रही है सच, बट रिकमेंडेशन मांगी जा रही है ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल्स। इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स recommendation is taken from municipality, trade association, university। तो आप एक तरीके से कुछ हद तक लोकल रिप्रेजेंटेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल्स, जो आपने यहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनी करवा के वाइसरॉय को दी और म्यूनिसिपैलिटी से नॉमिनेशन करवा के प्रोविंशियल काउंसिल्स को दी। दिस इज समथिंग दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। दे आर गिविंग जस्ट स्मॉल रिफॉर्म्स सो दैट ये जो कांग्रेस के हाई टेबल में मीटिंग्स होती है, चाय नाश्ता पकोड़े समोसे खाते हुए लोगों की, जो अभी सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, लाठी का सामना नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उन लोगों को ऐसे ही चुपचाप से शांत करवा दो ऐसी चीजें करके। ठीक है। नाउ देयर वाज इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड इलेक्शन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाउ, ये जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, इट वाज जस्ट लाइक एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। बाय बिकॉज मान लो मैंने बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछा कि भाई साहब आप मुझे 2 मेंबर बताओ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय की तरफ से जाने चाहिए। तो बंगाल का काउंसिल ये कैसे डिसाइड करेगा कि वो 2 मेंबर कौन होंगे? हो सकता है कि वो वोट करवाए, इट होल्ड्स अ वोट अमंग्स द काउंसिल। तो मान लीजिए बंगाल की काउंसिल में 300 मेंबर हैं, तो इमेजिन, इतने तो नहीं होंगे, 300 मेंबर इमेजिन करो, तो ये 300 लोग आपस में वोट करके डिसाइड करेंगे कि किन 2 लोगों को ऊपर सेंटर काउंसिल में भेजना है। सो दिस इज लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। दिस इज व्हाट, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये भी नॉमिनेट करते हैं। तो 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में छोटे छोटे रिफॉर्म्स देखने को मिले इन द इंडियन काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यहां से कहानी बन जाती है डेंजरस एज वेल एज इंटरेस्टिंग।
इसे आप बोलते हो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। वही मैंने आपको कहा कि ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है दोस्तों, ये बन रहा है विद द वाइसरॉयज नेम एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स नेम। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मॉर्ले, वाइसरॉय है मिंटो, रिफॉर्म लेके आ गए बोल रहे। अब ड्यूरिंग दिस टाइम नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट विंग बन चुका है, जो नरम दल गरम दल ऐसा माना जाता है। तो एक्सट्रीमिस्ट विंग इज दैट पार्ट ऑफ कांग्रेस विच इज रेडी टू फाइट फॉर स्वराज बाय होल्डिंग प्रोटेस्ट, बॉयकॉट, स्वदेशी, ये सब। जबकि मॉडरेट वाला जो ग्रुप है वो इन सब में ज्यादा बिलीव नहीं करता है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन प्रेयर्स पे बिलीव करता है। उनके बीच में 1907 में बंटवारा भी हो जाता है, कांग्रेस बट जाती है सूरत स्प्लिट में, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक वगैरह को जेल वेल भेज दिया जाता है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज कि the root cause of this was बंगाल पार्टीशन, और बंगाल पार्टीशन में मेजर लोग रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब। और नवाब सलीमुल्लाह अपने साथ और कुछ लोगों को लेके, आगा खान वगैरह को लेके जाते हैं टू द वाइसरॉय एंड दे से इन शिमला मीट हिम एंड से कि मुस्लिम्स को ना कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोविजंस या प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे, बिकॉज आवर पॉपुलेशन माइट बी लेस बट वी आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स द stable maintenance of British rule. Now he's not taken a delegation of all the Muslims of the country, of course. He has gone there with a few of his friends who are generally considered to be representative of a section of Muslims, who went there and said that we want कि आप थोड़ा सा benefit हमें दें काउंसिल्स के अंदर। और ये तो अच्छा सा खुद मौका चल के आया है ब्रिटिशर के पास कि कैसे हम डिविजन्स करें सोसाइटी के अंदर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। तो इसका सबसे जो चीजें लोग याद रखते हैं, बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट याद ये रखते हैं, ये याद इसलिए रखा जाता है, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से याद रखा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों का मतलब है कि एक तो जो वोट करने वाला है द वोटर, ठीक है, जो वोट करने वाला है वो भी मुस्लिम होगा, और जिस सीट के लिए वो वोट करेगा उस पे भी मुस्लिम ही कैंडिडेट हो। सो इफ देयर आर 100 सीट्स इन द काउंसिल and let's say 10 are reserved for Muslims, so 10 seats पे the candidate will be Muslim and in 10 seats का जो election होगा उसमें voter will also be Muslim। इसको क्या कहते हैं, separate electorate। so your electorate is separate and this sowed the seeds of communal politics in this country। इस देश के अंदर communal politics का जो बीज है वो इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू रखा गया, जिसको कहते हैं हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट से और भी चीजें हुई, जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज इंक्रीज किया गया, नंबर इंक्रीज किया गया। सेंटर काउंसिल का तो सब्सटैंशियली, पहले 16 मेंबर थे फिर 60 मेंबर हो गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अभी तक चाहे वो सेंटर की काउंसिल हो चाहे वो प्रोविंस की काउंसिल हो, ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर इन मेजॉरिटी। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे जो अपॉइंट किए जाते थे वाइसरॉय के द्वारा या गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, दे वर ऑलवेज इन मेजॉरिटी। बट आफ्टर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर या प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी मिल गई, नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी मिल गई। और क्योंकि नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी मिल गई, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर लेस एंड इंडियंस और नॉन ऑफिशियल्स आर मोर। ये पहली बार हुआ ब्रिटिश इंडिया में, सेंटर में नहीं हुआ है अभी। सेंटर में 60 में से अभी भी ऑफिशियल्स जो वाइसरॉय के द्वारा अपॉइंट होते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। बट प्रोविंसेस के अंदर नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और पावर्स दी गई, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन को और करने की, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की, ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज पावर्स वर गिवन। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बाद, वो ये हुई कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबरशिप खोल दी गई। पहले क्या था, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस आ सकते थे। दैट हैपेंड आफ्टर 1861, ठीक है। बट अब क्या बोल रहा है वो, अब ये बोल रहा है, सॉरी 1853 जब काउंसिल एक्सपैंड की गई
उसमें 3 इंडियन मेंबर आ सकते हैं, ऐसे बोला गया। 1861 था शायद वो, हाँ सॉरी 1861, ठीक है 1861। तो 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स आए, लेकिन पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स कब आते हैं? 1909 में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर आता है। ए इंडियन मेंबर होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर बनते हैं। अभी तक मिनिस्टर शब्द नहीं यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मिनिस्टर शब्द तब यूज होगा जब कोई बंदा इलेक्शन जीत के काउंसिल का मेंबर बनेगा और उसके बाद उसे मंत्री बनाया जाएगा, पर अभी तक ऐसा हो ही नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक जो सेंटर की काउंसिल है वहां पे मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स आर बीइंग फिल्ड बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स ओनली, ठीक है। बट 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो इंट्रोड्यूस हो जाते। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर इफ वी आर सेइंग दैट दिस इज बंगाल प्रोविंशियल काउंसिल, बंगाल की प्रोविंशियल काउंसिल है और ये सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, हमने कह दिया कि मुस्लिम्स के लिए इसमें 5 सीटें रिजर्व्ड है एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये 5 सीटें कैसे आएंगी? डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो मुस्लिम्स हैं दे विल वोट। तो मान लीजिए इसमें 5 सीटें टोटल मुस्लिम्स के लिए है, जिसमें से 2 सीटें बंगाल से आनी है। तो बंगाल की प्रोविंशियल काउंसिल जो है दे विल वोट, दे विल सेंड 2 पर्सन्स टू द सेंट्रल काउंसिल। तो ये बंगाल प्रोविंशियल काउंसिल के मुस्लिम मेंबर्स जो है, मान लो 40 मुस्लिम मेंबर्स हैं, ओनली दे विल वोट। क्या आपको समझ आ रही है बात? आई होप आपको समझ आ रही। 40 मुस्लिम मेंबर्स हैं, दे विल वोट, एंड उसी वोट के नतीजे से, उसी वोट के रिजल्ट पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप आएगी। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसे फादर ऑफ, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जो ब्रिटिशर्स नाटक करने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, वो तो देखते ही बनती है। कैसे वो वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भरोसा रखो गाइस, भरोसा रखो, आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना के देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही यू कैन से वोलेटाइल बैकग्राउंड, क्योंकि इसके 2-3 साल पहले तक देयर वर अ लॉट ऑफ अपहीवल्स इन द कंट्री। गांधी जी भारत वापस आते हैं, सत्याग्रह वगैरह चलाते हैं। 1915 के एंड तक वर्ल्ड वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से और ब्रिटिशर्स के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के तरीकों की वजह से भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद राउलेट एक्ट आता है। राउलेट एक्ट में कहा जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी वारंट, एंड यू कैन होल्ड देम इन कस्टडी एज फॉर एज मच टाइम एज यू वांट। तो इस तरीके के जो कानून आते हैं उसकी सीरीज को प्रोटेस्ट करने के लिए राउलेट सत्याग्रह होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसी दौरान देखा जाता है। सो लॉट ऑफ tumultuous टाइम इज देयर। Amongst all this, in 1917 there was a statement given by Edward Montagu. Montagu was the viceroy. तो Montagu ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए। क्या आ जाए? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज अ वर्ड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि आप लेजिस्लेचर के चुनाव करवाओ, उस चुनाव करवाने के बाद जो लोग इलेक्ट होते हैं उन लोगों में से सरकार बनती है। द पार्टी विच गेट्स मेजॉरिटी गेट्स इलेक्टेड टू द फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही लोग फिर मिनिस्टर बनते हैं। इन मिनिस्टर से सवाल जवाब करना, इनको अकाउंटेबल ठहराना, ये पार्लियामेंट का काम है। दिस इज बेसिकली द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तब बनेगी जब legislature will be able to hold the executive responsible. So the ministers who are appointed, who were basically
पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, जो ये मंत्री बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, इन मिनिस्टर से सवाल पूछे जा सके और जो भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव की, फाइनल डिसीजन मेकिंग की, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, यानी इन मिनिस्टर्स के पास, तभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्योंकि ये मिनिस्टर्स कहां से आए हैं? ये मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए हैं, है ना। तो मुद्दे की बात यह है, पॉइंट की बात यह है कि जब तक पावर एक अनइलेक्टेड मेंबर के पास हो, या एक नॉमिनेटेड पर्सन के पास हो, या एक हेरिडिटरी किंग के पास हो, राजा के पास हो, तब तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। एग्जीक्यूटिव पावर्स जब इलेक्टेड लोगों के पास होगी तभी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब मोंटेगू कहते हैं कि हम चाहते हैं इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, और उसके लिए वो कुछ पीस मील, छोटे छोटे रिफॉर्म करने के लिए तैयार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर सम ऑफ द लार्जेस्ट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट हिस्ट्री। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में वो बहुत बड़े कानून थे, उससे बड़े कानून देखे नहीं गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्या कहता है कि सेंट्रल, सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, मैं समझाना चाहूंगा आपको डायरकी, क्योंकि लोग इसे गलत समझते हैं, गलत तरीके से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहता है कि आप सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो। सो जितने भी सब्जेक्ट्स आप गवर्न करना चाहते हो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक है सेंट्रल सब्जेक्ट, एक है प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये डीआरकी नहीं है, दिस इज नॉट डीआरकी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, यानी जिन सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस के कंट्रोल में दे दिया गया है, उनको भी डिवाइड किया जाएगा इनटू टू पार्ट्स। वन इज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड वन इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, उस रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे उन पे जो डिसीजन मेकिंग होगी, दैट विल बी डन बाय द गवर्नर एंड देयर काउंसिल। तो हर एक प्रोविंस में, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन सब में एक गवर्नर और उसकी काउंसिल होती है ना। तो गवर्नर और उसकी काउंसिल रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के डिसीजंस लेंगे। फॉर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, गवर्नर एंड काउंसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ना ही इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ना ही इनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, और ना ही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछने की जरूरत है। वेयरएज जिन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट में डाला गया है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो डिसीजंस होंगे, दे विल बी टेकन बाय द गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स। तो यहां पे काउंसिल और यहां पे मिनिस्टर्स, इन दोनों में क्या फर्क है? काउंसिल्स आर नॉमिनेटेड पीपल, गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ 5 लोगों को, 10 लोगों को काउंसिल का मेंबर बनाते। Whereas ministers are not nominated people. Ministers are those people who are in the winning party, जो इलेक्शन जीतने वाली पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं जिनको मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। सो ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं और ये नॉमिनेट होके आ रहे हैं, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आ रहे हैं। सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मिनिस्टर्स और गवर्नर के पास है, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास है। तो अगर मान लीजिए लोकल बॉडीज इज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है पंचायत म्युनिसिपैलिटी से, तो वो मिनिस्टर्स ले सकते हैं। लेकिन फाइनेंस, इफ इट इज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट, तो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन गवर्नर और काउंसिल ले सकते हैं। अब ये किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है? इसमें आपने मेन फंक्शंस जो हैं वो नॉन इलेक्टेड बंदे को दे दिए हैं, और छोटे मोटे फंक्शंस आपने इलेक्टेड मेंबर्स को दे दिए। इस सिस्टम को कहते हैं डायरकी या डुअल रूल। इस सिस्टम को कहते हैं डीआरकी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर और उनकी काउंसिल गवर्न कर रही है, कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर और मिनिस्टर गवर्न कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डीआरकी, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। इसको डीआरकी नहीं कहते, अदरवाइज अभी भी इंडिया में डीआरकी चल रहा होता। इंडिया में यही होता है आज के टाइम पे भी, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। डीआरकी का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, यहां प्रोविंस के लेवल पे कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर और उनकी काउंसिल चला रही है, कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर
मिनिस्टर्स की एडवाइस पे चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डीआरकी, एंड डीआरकी वाज अ प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट, क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर फाइनेंस गवर्नर की काउंसिल के पास है, ठीक है, और लोकल बॉडीज इसके पास है, तो अल्टीमेटली फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा जो आना है वो सारा यहीं से आना है। तो आप कुछ मर्जी कर लो लोकल बॉडीज के अंदर, मनी विल कम फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। दिस इज कॉल्ड डीआरकी एट प्रोविंशियल लेवल। सेंटर लेवल पे डीआरकी नहीं है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जब जहां पे काम कर रही है वहां पे डीआरकी नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे डीआरकी है। सबसे पहली बार इन इलेक्शंस में बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो पहला ऐसा एक्ट है जो बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? टू हाउसेस, दो हाउसेस। तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके दो हाउसेस है, ठीक है, तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करता है वो, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जिससे इंस्पिरेशन लेके फिर हमने भी वही लोकसभा और राज्यसभा बनाए। बाई कैमरलिज्म हमने भी दिखाया, ठीक है। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। सो थोड़ा थोड़ा करके इंडियंस को रिफॉर्म की लॉलीपॉप दिखा रहा है वो कि ये लो टॉफी, थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया, जाओ अब 20 साल के लिए तंग मत करना, ये उसका इंटेंशन है, ठीक है। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करता है। पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करता है, अब सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करता है। जो वोटिंग पावर देता है, फ्रेंचाइज देता है वोटिंग पावर, वो इट इज बेस्ड ऑन योर लैंड ओनरशिप, योर टैक्स, वेदर यू आर पेइंग इनकम टैक्स और नॉट, व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल। अब ये 3 अगर क्राइटेरिया तुम लगा दोगे तो सिर्फ 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ही उस वक्त की वोटिंग के लिए एलिजिबल थी। You've put such a criteria where only 1% of Indian population is eligible for voting, और women were not included। तो आधी पॉपुलेशन तो वैसे ही आपने बाहर कर दी थी, women were not included in voting। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, देयर विल बी अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी, एंड प्रोविंशियल बजट को पहली बार अलग से प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात की। पहले क्या होता था, सेंटर में एक बजट बनता था, वाइसरॉय उस बजट को बनवाते थे और वही उसी के अंदर डिसाइड होता था कि प्रोविंसेस को कितना कितना पैसा मिलेगा। अब प्रोविंस अपना खुद का बजट बना सकते थे पहली बार, तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिली। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर सेंटर के पास ज्यादा पावर्स एक्सट्रैक्ट हो रही हो या उसे कंसंट्रेट किया जा रहा हो, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन उल्टा है कि आप लोअर लेवल्स या लोअर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसमें डीआरकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंशियल लेवल पे, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रल लेवल पे। ये याद रखना है, एग्जैक्ट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टॉपिक्स की, जीएस के सभी टॉपिक्स की A to Z लिस्ट आपको मिल जाएगी डाउनलोड सेक्शन में। हमारे लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं द बिग डैडी ऑफ ऑल द एक्ट्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। दिस इज ऑन रिकॉर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और द लेंथीएस्ट लॉज दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब सर्कमस्टांसेस यहां से लेकर 1919 से लेकर 1935 तक समराइज कर लेते हैं। 1919 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके बेसिस पे पहले इलेक्शन भी होते हैं इन 1923, जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि इस एक्ट के 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा और वो एक कमीशन ये बताएगा कि इस एक्ट ने कैसा परफॉर्म किया और व्हाट शुड बी द चेंजेस दैट नीड टू बी मेड टू दिस एक्ट, ठीक है। लेकिन वो कमीशन थोड़ा पहले बन जाता है, 27 में बन जाता है, जिसका नाम है साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें 7 मेंबर थे और एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इस प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय की डेथ भी हो जाती है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंक्रीज भी 1920s में देखने को मिलता है। मीनवाइल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अब कन्विंस हो चुकी है कि इंडियंस से अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, अपने लिए लॉज नहीं बनेंगे। वो चैलेंज करती है कि आप बना ही नहीं सकते हो। इसलिए सभी पार्टीज इकट्ठा होती हैं, अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एक कमेटी बनाती है, एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट में कहती है कि देखो सर, हम अपने लिए संविधान बना सकते हैं, ये हमारे ब्रॉड आउटलाइंस है और इस तरीके से हम संविधान बनाना चाहते हैं।
मीनवाइल साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसको चाहे रोका जाए लेकिन वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और 1931 में 30 में वो रिपोर्ट सबमिट कर देता है। 1930, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनका नतीजा ये निकलता है कि साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनमें से कुछ को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक नया कानून बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में सबसे पहले कहा जाता है कि वी विल ट्राई टू मेक एन ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन मतलब एक यूनियन, एक यूनिट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो उस वक्त भारत में ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। These were directly governed by the British, and there were princely states या रियासत which were not directly governed by the British. They were subordinate to the British crown, but they were governed by their rulers. उन्हीं के राजा है ना, पटियाला के राजा, सिंध के राजा, सॉरी जींद के राजा, जोधपुर के राजा है ना, हैदराबाद के निजाम वही उनको चलाते थे, बट दे वर सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश क्राउन। खैर, तो ये बोला गया व्हाई नॉट मेक अ फेडरेशन ऑफ ऑल दीज यूनिट्स, इन सभी को एक फेडरेशन बना देते हैं। लेकिन फेडरेशन के लिए कंडीशंस रखी गई कि कम से कम 52% ऑफ द सीट्स या 55% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को यस करना पड़ेगा। सो if you take the entire population of India, at least those many states and princely states which represent 55% of the population of India should say yes to this proposal. But प्रिंसली स्टेट्स जो थे, रियासतें थी जो थी, उनके राजा जो थे, वो इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करते, इसलिए फेडरेशन कभी एक्चुअली नहीं बनता है। सो द ऑब्जेक्टिव वाज कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए जिसमें रियासत हो और स्टेट्स हो, बट ये बनता नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटेड। सेकेंडली, ये बोला जाता है कि प्रोविंसेस में डीआरकी अच्छे से नहीं चल रही है, जो हमने अभी समझी पिछले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो डीआरकी को खत्म कर दिया जाए प्रोविंस पे, लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो ये जो डुअल रूल है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब सेंटर में देयर विल बी सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स विल बी गवर्न्ड बाय वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स विल बी गवर्न्ड बाय वाइसरॉय ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो सेंटर में डीआरकी इंट्रोड्यूस की जाएगी, स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 1919 में सेंटर में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, अब स्टेट्स में भी, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, देयर विल बी अ सेकंड हाउस, ऐसा बोला गया। कम्युनल इलेक्टोरेट्स या सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, विमेन के लिए, लेबर के लिए इंट्रोड्यूस की गई। इसका ये भी मतलब आप निकाल सकते हो कि विमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए फाइनली। तो विमेन को वोटिंग राइट्स कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिले हैं? 1935। ठीक है, द लास्ट मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर इसने वोटिंग फ्रेंचाइज इंक्रीज की, क्वालिफिकेशन सिनेरियो को रिलैक्स किया, जिससे 10% ऑफ पॉपुलेशन कुड वोट। कंप्लीटली रिलैक्स नहीं किया, लेकिन 10% एलिजिबल वोटर्स आपके बन गए पॉपुलेशन के, विच वाज अराउंड 2.5-2.6 करोड़, क्योंकि तब भारत की पॉपुलेशन थी 26 करोड़ के आसपास। खैर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट, ये सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस आर टुडे आल्सो रिप्रेजेंटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम यूपीएससी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस आर देयर स्टेट के, एंड फेडरल कोर्ट इज नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो खत्म हो गई। इनफैक्ट इस काउंसिल के पास और भी एरियाज थे जो ये गवर्न करती थी, जैसे गल्फ ऑफ एडन, बर्मा। ठीक है, वो सब फंक्शंस इनसे छीन लिए गए और ये बोला कि बस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कुछ एडवाइजर दे दिए जाएंगे और उन एडवाइजर्स के बेसिस पे ये इंडिया को गवर्न करेंगे। ठीक है, सेंटर में डीआरकी इंट्रोड्यूस की गई। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल एंड एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स, दे वर केप्ट विद वाइसरॉय। ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। एक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है चर्च से रिलेटेड मैटर्स, चर्च से रिलेटेड मैटर्स, ये एक्लेसियास्टिकल इसका मतलब होता है चर्च से रिलेटेड मामले। ठीक है, फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई इंडियन रेलवेज को चलाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाएगी। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया, और बर्मा सेपरेट कॉलोनी बन गई। पहले वो इंडिया के टेरिटरी के साथ ही गिनी जाती थी, लेकिन बर्मा सेपरेट हो गई।
ठीक है, बर्मा बिकेम सेपरेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बेसिकली एक फाउंडेशन रखी है जिसके बेसिस पे हम आज गवर्नमेंट चलाते हैं। इसी ने 3 लिस्ट प्रिंसिपल बताया। 3 लिस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है? 3 लिस्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि देयर विल बी अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसने क्या लिस्ट दी? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और इसने एक लिस्ट, मतलब इसने क्या बोला कि जैसे फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे वाइसरॉय का कंट्रोल है, जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसमें प्रोविंसेस का कंट्रोल है, कंकरेंट में दोनों। लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है या रेजिडुअल सब्जेक्ट्स है, नॉट रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, रेजिडुअल, जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल किसका है? उनके ऊपर कंट्रोल है वाइस रॉय का, उनके ऊपर कंट्रोल है वाइस रॉय का। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आखिर में 35 से लेकर 47 तक इतिहास बहुत जल्दी जल्दी तेजी से बदलता है, जिसमें 1939 के आसपास सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान कई ऑफर दिए जाते हैं इंडिया को, जैसे कि ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, क्रिप्स इंडिया मिशन, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं इंडियन नेगोशिएटर्स को। अल्टीमेटली 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, जिसको क्रश करने के लिए ब्रिटिश सरकार रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनाती है। 44 के आसपास जो है वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने वाला होता है, ब्रिटिश सरकार थक हार चुकी है, तब तक मीनवाइल पाकिस्तान के लिए डिमांड्स मुस्लिम लीग तेज कर चुकी होती है। 1929 के बाद से ही, उस नेहरू रिपोर्ट के बाद से ही जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स होते हैं वो दे स्टार्ट डिमांडिंग सेपरेट पाकिस्तान। 1940 में कराची में रेजोल्यूशन पास होता है कि सेपरेट पाकिस्तान बनाया जाएगा, और ये सारी नेगोशिएशंस रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कि हाँ पार्टीशन होगा। तो जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन के बाद या पार्टीशन को प्लान करते हुए एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, विच इज द लास्ट स्ट्रॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ये कहता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन स्टेट है, बट इट विल स्टिल बी अ ब्रिटिश डोमिनियन फॉर द टाइम बीइंग। जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते, दे विल स्टिल बी डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? ये डोमिनियन का स्टेटस बहुत बार आजादी की लड़ाई के दौरान इंडिया को ऑफर भी हुआ। इट वाज ऑफर टू इंडिया एज वेल। व्हाट इज दिस डोमिनियन स्टेटस? तो ब्रिटिश डोमिनियन का मतलब ये होगा कि द फाइनल और अल्टीमेट अथॉरिटी और सॉवरेन विल बी द ब्रिटिश क्राउन। Dominion status is there with Australia. Dominion status is there with Canada. That means they have their own government, which is elected by their own people. All the powers, executive powers, are with that government. But ceremonially, है ना, ceremonial form में, formally, their head of the state is the Queen. कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट इंडिया में रहेगा टेम्परेरीली, जब तक संविधान नहीं बन जाता. So there will be a Governor General who will be appointed by the crown. जो ब्रिटिश किंग होगा या क्वीन होगी वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगी, बट दिस अपॉइंटमेंट विल नॉट बी द चॉइस ऑफ द क्राउन. जो उनकी मर्जी है उसे नहीं गवर्नर जनरल बनाएंगे, जो वहां की प्रोविजनल गवर्नमेंट या टेम्परेरी गवर्नमेंट बताएगी. जैसे इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की भी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, है ना, तो वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा. He himself said that I will be governor general. यहां पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा आप माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना के रखो. तो जो वहां की गवर्नमेंट बताएगी उसी को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा. राजा अपने हिसाब से गवर्नर जनरल नहीं बनाएगा. बट टिल द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट क्रिएटेड, संविधान बनता नहीं है, गवर्नर जनरल की पोजीशन रहेगी जिसको क्राउन अपॉइंट करेगा. तो पहले कुछ महीनों के लिए माउंटबेटन उस पोजीशन पे रहे, उसके बाद जब वो वापस चले गए और जब तक संविधान बन नहीं गया तब तक सी राजागोपालाचारी वॉज मेड द गवर्नर जनरल. तो ये डोमिनियन है क्योंकि अभी भी अब जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट की अपॉइंटिंग है, वो कौन कर रहे थे? ब्रिटिश क्राउन कर रहा था. खैर ये तो टेम्पररी था, जब तक संविधान बनना था तब तक के लिए अरेंजमेंट था. अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट ने यह भी बोला कि इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बन जाएंगे.
वाइसरॉय के ऑफिस की अब कोई जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल जो होगा वो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। दोनों के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इंडिया की बन चुकी थी ऑलरेडी, पाकिस्तान उसमें से बाद में अलग हुआ। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन चुकी थी, 9 दिसंबर 1946 को क्रिएट भी हो चुकी थी, 11 दिसंबर को उसकी पहली मीटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन इसमें से जो पाकिस्तान के पास जो पार्ट चले गए, हिस्से चले गए, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बन जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कुड मेक लॉज फॉर देयर ओन पर्टिकुलर कंट्रीज टिल दे कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक टेम्पररी बेसिस पे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने देश के लिए कानून भी बनाएगी, क्योंकि संविधान बनेगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद जाके लोकसभा राज्यसभा आएगी, तो तब तक के लिए तो उसे टेम्पररी काम करना पड़ेगा। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई काम नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई काम नहीं है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोजीशन है जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन है ना, जिसे आप फॉरेन सेक्रेटरी बोल दो, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल दो, एक बंदे के पास रहेगी और वो पूरे वर्ल्ड का मिनिस्टर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अफेयर्स को चेक करेगा। ऐसे सेपरेटली इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, अब जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ब्रिटिश पैरामाउंटसी, दैट मींस द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, रियासत, वो खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या है, अब प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन है, या वो इंडिया को ज्वाइन करे, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या इंडिपेंडेंट रहे। नाउ देयर इज नो बाउंडेशन ऑन देम, दे कैन आइदर ज्वाइन इंडिया, जितनी भी रियासतें थी, है ना, दे कैन आइदर ज्वाइन इंडिया, दे कैन आइदर ज्वाइन पाकिस्तान, और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आप इस सरकार को चलाओ। ठीक है, सो ब्रिटिश मोनार्क और द रूलर विल नाउ हैव नो राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं होंगे इंडिया के ऊपर। हाँ, गवर्नर जनरल के पास अधिकार होंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जो अधिकार वाइसरॉय के पास होते थे उस तरीके के। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर मेड नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनली वो हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द प्रोविंसेस बना दिए गए, और किंग ऑफ इंग्लैंड के टाइटल में से टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया हटा दिया गया। सो दिस वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या आप चाहते हैं कि इसके बाद संविधान कैसे बना ये भी मैं आपको बताऊं? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात ये कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिएगा, हमारे डाउनलोड सेक्शन में आपको कंप्लीट जीएस के नोट्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको यू विल बी प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you very much.